नमस्कार मित्रों। तो आप सभी का गौतम झा क्लासेस में आज फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो मैंने पिछले क्लास में आप सभी को पढ़ा दिया था, कारक के 3 भेद। आज की जो क्लास है वह है उससे आगे की। आज हम लोग जो हमारे अन्य 3 भेद बच चुके हैं कारक के, उस 3 भेद को आज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे और उसे सीखेंगे। और उसमें अगर कोई भी त्रुटि होती है तो उसकी हम लोग क्या करेंगे, सुधार करने जा रहे हैं। इस क्लास की खासियत ये है कि मैं आपको इसमें वर्ग 9, 10 दोनों के लिए कारक पढ़ाने जा रहा हूं। अगर आप देख लें, ध्यान से पढ़ लें, तो मान लीजिए जो 9th वाले बच्चे अभी हमारे क्लास को करेंगे, वो क्या होगा, उनका खुद ब खुद 10th की तैयारी अभी हो जाएगी। और आप सभी जानते हैं कि 10वीं में हमारे लिए समय का कितना महत्व होता है। तो अगर हम अभी से ही प्रैक्टिस करें तो 9th में भी और 10th में भी हमारा क्या हो जाएगा, काम एक साथ चल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो मैं बात करता हूं, जो मेरा 3 कारक हो गया था, कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक। इसके बाद जो चौथा कारक है वो आपका है संप्रदान कारक। चौथा कारक कौन सा है, संप्रदान कारक। तो आइए हम जानते हैं कि संप्रदान कारक किसे कहते हैं, हम कैसे पहचाने कि संप्रदान कारक क्या है, हम कैसे जाने कि संप्रदान कारक की विशेषता क्या है। आइए इन सभी बिंदुओं पे हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो अब पहला तो याद रखेंगे, जो चौथा कारक है आपका वो है संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक के बारे में कहा जा रहा है कि जिसे कुछ दिया जाता है। अब ध्यान देंगे कि संप्रदान कारक के बारे में कहा जाता है कि जिसे कुछ दिया जाता है। और दूसरी बात, पहली बात आप याद रखेंगे कि जिसे कुछ दिया जाता है, और दूसरी बात कि जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है। तो इस तरह से हम जो ध्यान रखेंगे संप्रदान कारक के विषय में, वह है कि पहला पॉइंट कि जिसे कुछ दिया जाता है, और दूसरा पॉइंट जो है कि जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है। देख लीजिए आप, मतलब अगर हम किसी को कुछ दें या अगर हम किसी दूसरे के लिए कार्य करें तो क्या हो जाएगा, उसमें संप्रदान कारक होगा। अर्थात हम जिसके लिए कोई काम करेंगे या जिसे हम कुछ देंगे। अब ध्यान देखिए, एक होगा देने वाला और दूसरा होगा लेने वाला। तो देने वाले में नहीं, हम जिसे देंगे अर्थात जो लेने वाला होगा उसमें क्या होगा, संप्रदान कारक। इसी तरह से जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है, मतलब कि एक व्यक्ति कार्य करेगा लेकिन वह कार्य किसी दूसरे व्यक्ति के लिए किया जाता हो, तो जिस दूसरे व्यक्ति के लिए कार्य किया जा रहा हो उसमें क्या हो जाएगा, आपका संप्रदान कारक। तो उदाहरण के माध्यम से अगर हम इस चीज को देखें तो आप देखिए, मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल रखा है यहाँ पे, रामः मित्राय पुस्तकम ददाति। रामः मित्राय पुस्तकम ददाति। अब इस सेंटेंस के माध्यम से आप देखें कि संप्रदान कारक किस में हो रहा है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो आप यहां देखिए, राम, फिर मित्र, पुस्तक और एक क्रिया है।
तो आप इसमें देखेंगे कि जो पूरा सेंटेंस है इसका मतलब क्या बन रहा है कि रामः मित्राय पुस्तकम ददाति, अर्थात राम जो है वो मित्र के लिए क्या दे रहा है, पुस्तक दे रहा है। आप ध्यान देंगे कि इस सेंटेंस का मतलब है कि राम मित्र को क्या दे रहा है, पुस्तक दे रहा है। अब आप थोड़ा गौर करें कि इस सेंटेंस में क्या हो रहा है। तो इस सेंटेंस में एक काम हो रहा है देने का। जो देने का कार्य है वो राम के द्वारा किया जा रहा है, अर्थात राम दे रहा है क्या, पुस्तक। अब देखिए यह पुस्तक राम किसको दे रहा है, तो आप ध्यान देंगे यह पुस्तक राम मित्र को दे रहा है, मित्र के लिए दे रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जिसे कुछ दिया जाता है, तो आप इसमें देखें किसे दिया जा रहा है, पुस्तक। राम के द्वारा पुस्तक किसे दिया जा रहा है, आप ध्यान दें तो आप देखेंगे कि राम मित्र को पुस्तक दे रहा है। तो बात स्पष्ट हो गई यहाँ पे कि मित्र जो है इसमें क्या है, यह संप्रदान कारक है। मित्र क्या है, संप्रदान कारक है। क्यों, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि जिसे कुछ दिया जाता है, तो यहाँ पे देने का काम मित्र के लिए है, तो क्या हो जाएगा, मित्र में संप्रदान कारक। आप अच्छे से इस चीज को समझे होंगे। अगर अभी भी कुछ दिक्कत है तो आप मुझे बताइएगा। अब आइए, जो आपका संप्रदान कारक के बाद अगला कारक पढ़ना है वो आपका है अपादान कारक। तो आप याद रखेंगे जो पांचवा कारक आपको पढ़ना है वो क्या है, आपका अपादान कारक। तो यहां आप देखें अपादान कारक क्या कहता है। आप अपादान कारक कैसे पहचानेंगे, तो कहा गया कि जिससे कोई वस्तु अलग होती है, जिससे कोई वस्तु अलग होती है। थोड़ा ध्यान देंगे, जो है अपादान कारक, जिससे कोई वस्तु अलग होती है। आप सेंटेंस पे ध्यान दें, मतलब कि दो वस्तु एक साथ है या एक वस्तु किसी के साथ जुड़ा हुआ है। अब इस सेंटेंस में अपादान कारक को पहचानना है, तो अब यहाँ पे अलग होगा। जो अभी एक साथ है वो क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। अर्थात कि यहाँ पे अलग होने का आपको बोध होता है। जिस सेंटेंस में अलग होने का बोध हो उसमें क्या होगा, अपादान कारक। आप देखिए कैसे, यहाँ पे आपके लिए जो मैं उदाहरण प्रस्तुत किया हूं वो है वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। अब ध्यान दे, पहले तो परिभाषा देख ले, जिससे कोई वस्तु अलग होती है। उसके बाद जो उदाहरण है आपके समक्ष, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। इसका अर्थ क्या हो रहा है कि वृक्ष से पत्राणि क्या होते हैं, पत्ते, बहुवचन है इसलिए पत्ते क्या हो रही है, पतन्ति, मतलब गिर रही है। वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं। क्या हो गया हिंदी कि वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं। तो आप ध्यान देंगे इसमें संबंध है वृक्ष और पत्ता के साथ। वृक्ष और पत्ते के बीच क्या है, एक बॉन्डिंग है जो अभी तक क्या है, एक साथ था। लेकिन इस सेंटेंस में अब क्या कहा जा रहा है कि जो वृक्ष और पत्ता एक साथ जुड़ा हुआ था उसमें अब पत्ते जो हैं वो वृक्ष से गिर रहे हैं। पत्ते क्या वृक्ष से गिर रहे हैं। तो अब
पीछे आइए और यहाँ पे देखिए कि कहा जा रहा है कि जिससे कोई वस्तु अलग होती है। अब आप जरा ध्यान दें कि जो वृक्ष और पत्ते अभी तक एक साथ हैं, इस सेंटेंस में आपको बताया जा रहा है कि वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, मतलब कि वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं। गिर रहे हैं मतलब उसको छोड़ रहे हैं, और जैसे ही उसको छोड़ने का बोध होगा मतलब कि पत्ते क्या हो गए भाई, अलग हो रहे हैं। किससे? तो वृक्ष से। तो आप देख लें, जिससे कोई वस्तु अलग होती है, अर्थात पत्ते अलग किससे हो रहे हैं भाई? पत्ते अलग किससे हो रहे हैं? आप खुद जान जाइए। यहाँ पे वृक्ष से पत्ता जो अलग हो रहा है वो आपका किससे हो रहा है? वृक्ष से हो रहा है। इसीलिए इसके अनुसार जो अपादान कारक होगा वो आपका किस में हो जाएगा? वृक्ष में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? वृक्ष में हो जाएगा। अब आप सीधे सीधे याद रखें कि अगर किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो तो जिससे कोई वस्तु अलग हो उसमें क्या हो जाएगा? अपादान कारक। चलिए, अब जो अगला कारक आपका है, छठा कारक जो संस्कृत में आपको पढ़ना है, वो आपका है अधिकरण कारक। कौन सा है? अधिकरण कारक। अब याद रखेंगे आपका छठा कारक कौन सा है? अधिकरण कारक। आइए अब देखें यह क्या कह रहा है आपको। तो ये कह रहा है कि क्रिया का आधार अधिकरण है। ध्यान देंगे, आप रटें कि अधिकरण कारक, अधिकरण कारक आपका कौन सा है? छठा कारक है। यह कारक क्या आपको समझाना चाह रहा है? तो आप ध्यान रखेंगे, कहा जा रहा है क्रिया का आधार अधिकरण कारक है। आप बहुत ही ध्यान पूर्वक इस बात को समझेंगे। बच्चे अक्सर इसमें गलत कर जाता है। वो क्या करता है कि क्रिया के बजाय कर्ता को ही मान जाता है। अगर उसे एग्जाम्पल में पूछ लिया जाए और उसे ऑप्शन दे दे क्रिया या कर्ता, तो वो अक्सर गलती कर बैठता है। वो क्या कर देता है कि कर्ता का आधार अधिकरण है। जी नहीं, आप इसी चीज को एकदम ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। होता क्या है कि क्रिया का आधार अधिकरण हो, अर्थात जो क्रिया होगी उस क्रिया के होने का आधार क्या है, ना कि कर्ता का आधार अधिकरण होता है। किसका होगा? क्रिया का आधार। आप बहुत ही अच्छे तरीका से इस चीज को ध्यान में रखेंगे। आइए आप देखिए, जो आपके सामने उदाहरण है वो है मुनि आसने तिष्ठति। मुनि आसने तिष्ठत। अब आप यहां पे ध्यान दें, जो नहीं समझ पाता है वो यहीं पे गलती करता है। यहां इसका हिंदी पहले देखें तो हो रहा है कि मुनि आसने तिष्ठति, मतलब क्या है? मुनि जो है वो आसन पे बैठे हुए हैं। मुनि क्या है? आसन पे बैठे हुए हैं। अब इसमें ध्यान दें कि मुनि के द्वारा एक काम हुआ बैठने का, है ना? वो क्रिया जो है बैठने का वो है किस पे? अर्थात मुनि किस पे बैठे हैं भाई? तो मुनि जो बैठ रहे हैं आपके वो आसन पे बैठ रहे हैं। ठीक है ना? मुनि किस पे बैठ रहे हैं? बैठने का काम किस पे हो रहा है? आसन पे ना। ठीक, छत पे तो नहीं बैठ रहा ना भाई। आसन के अलावा कुर्सी पे तो नहीं ना बैठ रहा है, यहाँ पे टेबल पे नहीं ना बैठ रहा है। मतलब कि बैठने का क्या है? आसन पे। तो आप यहीं से ध्यान रखेंगे कि क्रिया का आधार अधिकरण कहलाता है। अधिकरण क्या कहलाता है? क्रिया का आधार अधिकरण। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि यहाँ पे बच्चे गलती कर बैठते हैं। वो क्या कर देता है? कर्ता के आधार को
अधिकरण मानता है। लेकिन अगर आपको अधिकरण पूछा जाए तो आप ध्यान रखेंगे कि क्रिया का आधार अधिकरण है। देख लीजिए, यहाँ तिष्ठति क्या है, क्रिया है, वो काम आसन पे हो रहा है, अतः यहाँ पे क्या हो गया, जो आपका अधिकरण होगा मुनि में ना होके किस में होगा, आसन में होगा। तो आपने ये 6 कारक पढ़ लिया। एक मैंने आपको पहले ही बताया कि जो संबंध कारक होता है और एक अधिकरण कारक, इसे संस्कृत में कारक में नहीं रखा जाता है। तो आप जो 6 कारक पढ़ें, जो समझे, एक बार मैं नाम रिपीट कर देता हूं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से इसे समझ गए होंगे। और मैं फिर से आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप नहीं समझते हैं तो मैं आपके लिए ही इतना मेहनत कर रहा हूँ। आप निश्चित रूप से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप क्या नहीं समझ पा रहे हैं। मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपके लिए फिर से मेहनत करूँ और आपको अच्छे तरीके से समझाऊँ। कहा भी जा रहा है कि, एक बात मैं आपको कह रहा हूँ कि हम जितना कोई काम करेंगे ना, उतने ही उसमें क्या होगा, हम सभी निपुण होंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ मैं दिक्कत कर रहा हूँ तो आप मुझे बताइए, या आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप मुझे बताइए। मैं तो कोशिश कर ही रहा हूँ कि आपको समझाऊं और मैं आपके अनुसार ही काम करूँगा। तो इसमें क्या होगा कि मैं भी निपुण बनूंगा और आप भी निपुण बन जाएंगे। तो ये क्या है, हम दोनों के बीच की एक क्रिया है जिसमें दोनों को ही फायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।